नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर। आज के इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पार्ट है। इससे पहले मौर्य काल पूर्ण हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही में PDF फाइल प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही में यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अब बात करते हैं गुप्त काल की। तो सबसे पहले जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल का शासन काल माना जाता है 319 से 550 ईस्वी तक गुप्तों ने भारत के ऊपर शासन किया। इस गुप्त काल का संस्थापक, सबसे पहले बात करें संस्थापक की, तो संस्थापक था श्रीगुप्त। या गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो श्रीगुप्त ने, और इन्होंने शासन किया था 275 से लेकर के 300 ईस्वी तक। 300 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। और यह संस्थापक कहाँ का था? मगध। मगध में इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद में आता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में शासन संभालता है घटोत्कच। इनका पुत्र घटोत्कच शासक बनता है और इन्होंने शासन किया 300 से लेकर के 319 ईस्वी तक। अब बात करें श्रीगुप्त और घटोत्कच की। श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों की उपाधि थी महाराजा। दोनों ने एक उपाधि ग्रहण की थी और उस उपाधि का नाम क्या था? महाराजा। ये जो महाराजा की उपाधि है वो अधीनस्थ जो शासक होते थे या किसी के अधीन जो शासक होते थे उनको प्रदान की जाती थी। तो इससे यही प्रतीत होता है कि यह दोनों श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों जो शासक थे वो स्वतंत्र नहीं थे, अधीनस्थ शासक थे। अब बात करते हैं घटोत्कच के बाद में शासक बनता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करें तो इन्होंने शासन किया 319 से लेकर के 335 तक। और वास्तविक गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन बन गया, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। और वैसे पूछे कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त। बात करें, इनकी उपाधि थी महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट की उपाधि क्या थी दोस्तों? महाराजा धीराज। सबसे पहले इस चंद्रगुप्त ने अपनी जो शक्ति है, शक्ति और जो प्रतिष्ठा है, शक्ति और प्रतिष्ठा, इसको बढ़ाने के लिए वज्जी संघ की जो लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी, और उसका नाम क्या था? कुमार देवी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में इन्होंने विवाह किया। किसके साथ में किया विवाह? तो कुमार देवी के साथ में। और बात करें इस चंद्रगुप्त फर्स्ट की, तो इन्होंने इसी विवाह के उपलक्ष्य में सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाए या सोने के सिक्के जारी किए। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, भारत का पहला शासक है चंद्रगुप्त फर्स्ट जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। अब बात करें इन सोने के सिक्कों की, तो ये जो सोने के सिक्के थे, इन सिक्कों पर इस चंद्रगुप्त फर्स्ट ने रानी का नाम लिखवाया। इन सिक्कों पर अपनी रानी का नाम लिखवाया और रानी का नाम क्या था? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। तो कुमार देवी का नाम लिखवाया इन सिक्कों के ऊपर। और बात करें तो इन सिक्कों को, ये जो सोने के सिक्के थे, इन सिक्कों को कहा जाता था राजा रानी प्रकार के सिक्के, राजा रानी प्रकार के सिक्के, या फिर कुमार देवी प्रकार के सिक्के भी बोला जाता है। कुमार देवी प्रकार के सिक्के, या फिर बोला जाता है विवाह प्रकार के सिक्के। विवाह प्रकार के सिक्के भी बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत का पहला शासक जिसने सोने के सिक्के जारी किए तो चंद्रगुप्त फर्स्ट। और इनकी उपाधि क्या थी? तो महाराजा धीराज। और इन्होंने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवियों की सहायता से अपना जो राज्य है वो साकेत, और साकेत कहाँ है? अयोध्या।
साकेत किसका नाम था? अयोध्या। अयोध्या तक अपना साम्राज्य फैला लिया और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने महाराजाधिराज की जो उपाधि है वो ग्रहण की थी। और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही 300 लगभग 319 से 320 के समय में एक संवत चलाई थी और उस संवत का नाम क्या है? गुप्त संवत। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से ध्यान रखना है। गुप्त संवत प्रारंभ किसने की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। कब की? 319 से 320 ईस्वी तक। अब बात करते हैं, नेक्स्ट शासक बना समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद में शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने शासन किया 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक। और इनकी जो उपाधि है, सबसे पहले बात करें उपाधि की, तो इनकी उपाधि थी पराक्रमांक। पराक्रमांक यानी श्रीगुप्त और घटोत्कच प्रथम जो शासक थे उनकी उपाधि थी महाराजा। चंद्रगुप्त फर्स्ट की थी महाराजा धीराज और समुद्रगुप्त की कौन सी थी? पराक्रमांक। अब बात करें इनके समय का जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, इस प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो यह अशोक के द्वारा स्थापित था। और प्रयाग कौशाम्बी जो स्तंभ है, प्रयाग कौशाम्बी जो स्तंभ है, इस प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ पर अंकित है। और इसकी जो रचना है, इस प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो समुद्रगुप्त के कुमारामात्य या महादंडनायक कुमारामात्य या महादंडनायक या महासंधि विग्रह या महासंधि विग्राहिक, और इनका नाम क्या था? हरिसेन विग्राहिक, और इनका नाम क्या था? हरिसेन। इस हरिसेन ने इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और ये कुमारामात्य था, महादंडनायक था या महासंधि विग्राहिक था हरिसेन, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और इस जो प्रयाग प्रशस्ति है, इस प्रयाग प्रशस्ति पर जो अंकन है वो अंकन किया था तिलोभट्ट ने। तो अंकन किसने किया? तिलोभट्ट ने अंकन किया। और यह क्या था? एक शिल्पी था। और यह जो प्रशस्ति है वो संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा, ब्राह्मणी लिपि और चंपू शैली में अंकित है। शैली कौन सी है? चंपू शैली। तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ब्राह्मणी लिपि है और चंपू शैली में अंकित है। समुद्रगुप्त का जो व्यक्तित्व है वह विजयों और नीतियों को जानने का प्रामाणिक स्रोत है। अब बात करें इनके साम्राज्य की, तो इनका जो साम्राज्य है, साम्राज्य की बात करें सबसे पहले यह आर्यावर्त का क्षेत्र था। आर्यावर्त, इस आर्यावर्त पर शासन किसका था? तो इस आर्यावर्त पर शासन था इसी समुद्रगुप्त का। बात करें नेक्स्ट, ये जो दक्षिणापथ है, दक्षिणापथ, इस दक्षिणापथ में भी इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। एक क्षेत्र था ये वाला और ये क्षेत्र था आटविक प्रदेश। आटविक प्रदेश, और ये जो आटविक प्रदेश था ये घना जंगल था और आदिवासियों का समूह था। और यहाँ था पूर्वी द्वीप समूह। तो ये जो पूर्वी द्वीप समूह है इन पर भी शासन किसका था? इसी समुद्रगुप्त का। ये क्षेत्र था साकेत, और साकेत के बारे में हमने पहले पढ़ा है, अयोध्या का नाम है। और इस साकेत के ऊपर इन्होंने लिच्छवियों की सहायता से शासन स्थापित किया था, अर्थात यह क्षेत्र उत्तराधिकारी में मिला था। और ये क्षेत्र हो गया ये वाला सीमांत क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये थे विदेशी। तो ये समुद्रगुप्त का शासन था। बात करें आर्यावर्त की, सबसे पहले बात करें आर्यावर्त। जो आर्यावर्त क्षेत्र था यहां पर शासकों की संख्या कितनी थी? तो 4 शासक थे और इन्होंने इसका विलय कर लिया अपने साम्राज्य में। और एक नीति थी और इस नीति का नाम क्या था? प्रशुभोधरण। तो ये ध्यान रखना है, आर्यावर्त पर इन्होंने 4 शासकों पर साम्राज्य स्थापित किस नीति के तहत किया था?
तो प्रसवोधरण। बात करें दक्षिणापथ का जो साम्राज्य था, इस दक्षिणापथ पर 12 शासकों का साम्राज्य था या 12 राजा थे और विलय किया था ग्रहण ग्रहण मोक्षानुग्रह। इस नीति के तहत इन्होंने दक्षिणापथ के 12 राजाओं का जो साम्राज्य था इसको अपने क्षेत्र में मिला लिया। नेक्स्ट था आट्विक प्रदेश। आट्विक प्रदेश जो घने जंगलों या आदिवासी क्षेत्र था, यहाँ के 18 शासक थे। शासकों की संख्या कितनी थी? 18। और ये जो 18 राज्य थे, शासक थे, इनका एक नीति थी और उस नीति का नाम क्या था? परिचारीकृत नीति के तहत अपने साम्राज्य में मिलाया। आठवीं के बाद में आता है सीमांत राज्य। सीमांत राज्य, सीमांत जो राज्य थे, पश्चिम के जो सीमांत राज्य थे उन पर 9 शासक थे और पूर्व के जो सीमांत थे इस पर 5 शासक थे। और एक नीति थी और उस नीति का नाम क्या था? सर्वकर दान आज्ञावरण प्रणामागमन। यानी सीमांत जो राज्य था, पश्चिमी सीमांत के 9 शासक और पूर्व के 5 शासक और एक नीति थी। इस नीति का नाम क्या था? सर्वकरदान आज्ञावरण प्रमाणागमन। इस नीति के तहत इन्होंने सीमांत राज्यों को अपने क्षेत्र में मिलाया। अब बात करें नेक्स्ट विदेशी जो शासक थे या विदेशी जो राज्य थे, कितने शासक थे? 5 शासक थे। और इन 5 जो शासक थे इनको एक नीति थी और नीति का नाम क्या था? आत्मनिवेदनम कन्योपायन गरुड़ मत। इस नीति के तहत इन्होंने विदेशी साम्राज्यों को अपने अधीन किया। अब बात करें इनकी और उपाधियों की। पहली एक उपाधि तो हमने पहली देखी थी और उस उपाधि का नाम क्या था? पराक्रमांक। दूसरी उपाधि है सर्व राजोछेता। नेक्स्ट है अप्रतिरथ और लास्ट है कविराज। यानी समुद्रगुप्त की जो उपाधियां हैं, पराक्रमांक, सर्व राज्योछेता, अप्रतिरथ और कविराज, यह इनकी उपाधि थी। अब बात करें इनके सिक्कों की, तो इन्होंने 6 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। पहला कौन सा है? गरुड़ प्रकार के सिक्के। दूसरा है व्याघ्रहंता प्रकार के सिक्के। नेक्स्ट है तीसरा है अश्वमेघ प्रकार के सिक्के। चौथा है परशु प्रकार के सिक्के। पांचवा है धनुर्धारी प्रकार के सिक्के और छठवां है वीणा वादन। ये 6 प्रकार के जो सिक्के हैं वो समुद्रगुप्त ने जारी किए थे। तो समुद्रगुप्त है उसने लगभग पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। समुद्रगुप्त के बाद में शासक बनता है चंद्रगुप्त सेकंड, जो समुद्रगुप्त का पुत्र था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड की। इन्होंने शासन किया था 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक। बात करें चंद्रगुप्त सेकंड की, तो विशाखदत्त का जो नाटक है, और उस विशाखदत्त के नाटक का नाम क्या है? विशाखदत्त का जो नाटक है और इस नाटक का नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है, इसके अनुसार समुद्रगुप्त के उपरांत उसका बड़ा पुत्र था रामगुप्त। बड़ा पुत्र कौन था? रामगुप्त। शासक कौन बनता है? रामगुप्त बनता है। चंद्रगुप्त सेकंड नहीं बनता है। समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त बनता है। जो देवी चंद्रगुप्तम में ये लिखा हुआ है कि जो समुद्रगुप्त है उसका बड़ा पुत्र है रामगुप्त, वो शासक बनता है। और रामगुप्त कैसा शासक था? ये रामगुप्त कमजोर शासक था, जिस पर इस रामगुप्त पर जो गुजरात मालवा के जो शक शासक थे, इन शकों ने आक्रमण किया और इस रामगुप्त को बंदी बना लिया जाता है। और इसी
बंदी बनाने के एवज में यह अपनी पत्नी, रामगुप्त की पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी, इस ध्रुव देवी को शकों को देना स्वीकार कर लिया रामगुप्त ने। इसी कायरता के कारण इनका छोटा भाई था चंद्रगुप्त सेकंड, इन्होंने रामगुप्त की हत्या कर दी और इनकी पत्नी थी ध्रुव देवी। इस ध्रुव देवी के साथ में इस चंद्रगुप्त सेकंड ने विवाह कर लिया। 1924 में जो राखलदास बनर्जी ने अनेक जो अभिलेखीय व साहित्यिक जो साक्ष्य हैं इन्हें प्रस्तुत किया और रामगुप्त की ऐतिहासिकता की इन्होंने पुष्टि कर दी। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त और जो शक हैं, जो गुजरात मालवा के शासक थे, इनके साथ में जो संघर्ष हुआ चंद्रगुप्त सेकंड का, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो शक गुजरात मालवा के शासक थे, हमने पहले देख लिया। चंद्रगुप्त जो सेकंड था, इसके प्रबल ये प्रतिद्वंदी थे शक। प्रतिद्वंदी कौन थे? शक थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने इन्हें नियंत्रण में करने के लिए, यानी इन शकों पर नियंत्रण करने के लिए वैवाहिक जो संबंध है इनका सहारा लिया। तो यहां से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, शकों के ऊपर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए वैवाहिक जो संबंध है वो स्थापित किए। अब कहाँ किए? तो सबसे पहले बात करते हैं नागवंश के साथ। नागवंश के साथ में इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। शासक बनने से पूर्व ही जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इसका विवाह नागवंश की कन्या थी और उस नागवंश की कन्या का नाम क्या था? कुबेर नागा के साथ हो चुका था। और इसकी पुत्री थी, कुबेर नागा की पुत्री थी, इसका नाम क्या था? प्रभावती। यानी चंद्रगुप्त सेकंड और कुबेर नागा की पुत्री थी और इस पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती। इस प्रभावती का जो विवाह है वो वाकाटक वंश का जो शासक है रुद्रसेन सेकंड। कौन था? रुद्रसेन सेकंड। इस रुद्रसेन सेकंड के साथ में इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कर दिया और इनका एक पुत्र था, उसका जो विवाह है वो कुंतल नरेश, और इस कुंतल नरेश का नाम क्या था? कोकुत्स वर्मन की पुत्री के साथ में इन्होंने विवाह कर दिया। यानी शकों पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया था और इन्हीं वैवाहिक संबंधों की सहायता से लगभग 388 से 397 के बीच शकों को इन्होंने पराजित कर दिया। तो शकों को पराजित किसने किया? चंद्रगुप्त सेकंड ने। और वैवाहिक संबंधों के सहायता से ही 388 से 97 तक इन्होंने जो शक हैं इन शकों को हरा दिया। अब बात करते हैं इसी शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद में इन्होंने विक्रमादित्य और सकारी की उपाधि ग्रहण की। और मालवा का जो क्षेत्र है, इस मालवा के क्षेत्र पर चांदी के सिक्के जारी किए। यानी शकों का जो क्षेत्र था मालवा गुजरात, इसमें यहाँ चांदी के सिक्के इन्होंने जारी किए और इस चांदी के सिक्कों पर इन्होंने सिंह का वध करते हुए दिखाया है। यानी इनकी खुद की प्रतिमा स्थापित है, उन सिक्कों के ऊपर प्रतिमा बनी हुई है और उस प्रतिमा में चंद्रगुप्त सेकंड को सिंह का वध करते हुए दिखाया गया है। और इन्हीं सिक्कों को सिंह नियता प्रकार के सिक्के भी कहा जाता है। तो यहां से प्रश्न बनता है, सिंह नियता प्रकार के जो सिक्के हैं वो कहां पर जारी हुए? तो मालवा गुजरात में। किसने जारी किए? चंद्रगुप्त सेकंड ने। यानी सिंह नियता प्रकार के सिक्के कहा जाता है जो इनकी गुजरात पर जो विजय है इसको सिद्ध करते हैं कि गुजरात पर भी शासन किसका हो गया था? चंद्रगुप्त सेकंड का। कुछ दिनों के बाद वाकाटक और जो कुंतल नरेश इनकी मृत्यु हो जाती है। कुंतल नरेश और वाकाटक
जो वंश थे, वंश के शासक थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोनों की मृत्यु हो जाती है, जिससे ये दोनों राज्य भी चंद्रगुप्त सेकंड के अधीन हो गए। यानी कुंतल नरेश और वाकाटक वंश दोनों का जो साम्राज्य था वो इनके साम्राज्य में आ जाता है, यानी इनके अधीन हो जाता है। और चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा जो सोने के सिक्के जारी किए गए, उनमें पहला है धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, छत्रधारी, दूसरा है छत्रधारी, तीसरा है अश्वारोही, अश्वारोही, और नेक्स्ट है पर्यंक प्रकार के सिक्के। तो ये सिक्के जारी किए गए। चंद्रगुप्त जो सेकंड है, इसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई। इनकी राजधानी कौन सी थी? तो उज्जैन। अब बात करें चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न। नवरत्न कौन कौन से थे, या नवरत्नों का क्या क्या नाम है? तो पहला है कालिदास, कालिदास, धन्वंतरी, धन्वंतरी, घट खरपट, घट खरपट, शपणक, शपणक, अमर सिंह, अमर सिंह, शंकु, वर रुचि, वर रुचि, और वराहमिहिर, 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 और वराहमिहिर के अलावा है वेताल भट्ट, वेताल भट्ट। ये नवरत्न थे जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में मौजूद थे। और इन्हीं के समय का जो मेहरौली का लोहा स्तंभ है, मेहरौली का जो लोहा स्तंभ है, लोहा स्तंभ, यह एक मिश्रित धातु से बना हुआ स्तंभ है जो वर्तमान में मेहरौली नामक स्थान पर स्थित है। और यह स्तंभ मूलतः पंजाब का, मूलतः जो पंजाब है, इसके विष्णुपाद, पंजाब के विष्णुपाद पर्वत पर स्थित था, पर्वत पर स्थित था मूलतः, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक यानी तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, इसने विष्णुपाद पर्वत से यहाँ दिल्ली में स्थापित करवाया था। यानी पहले ये कहाँ स्थापित था? पंजाब के विष्णुपाद जो पर्वत है इस पर स्थित था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवा दिया। ये जो मेहरौली का स्तंभ है, मेहरौली का जो लोहा स्तंभ है, यह मेहरौली का जो लोहा स्तंभ है, ये संस्कृत भाषा वह गुप्तकालीन जो ब्राह्मणी लिपि है, ब्राह्मणी लिपि में 3 श्लोक अंकित हैं। यानी गुप्त काल के कितने श्लोक अंकित हैं? 3 श्लोक अंकित हैं, जिसमें किसी चंद्र नामक शासक की प्रशस्ति है। और इसी से अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रगुप्त जो शासक था, इनका साम्राज्य दिल्ली में भी स्थापित था। और इस लेख में क्या कहा गया है, यानी जो लेख लिखा गया है मेहरौली के लोहा स्तंभ पर, इस लेख में क्या लिखा हुआ है? चंद्र एक परम भागवत था। पहली बात क्या लिखी हुई है? परम भागवत था। और इसकी जो ख्याति है, दूसरी है इसकी जो ख्याति है, वो ख्याति समुद्र तक फैली थी, समुद्र तक या समुद्र पार तक फैली थी। तीसरी बात लिखी है, बहालिक जो प्रदेश है, बहालिक जो प्रदेश है, यह उसके राज्य में स्थित था। यानी बहालिक प्रदेश भी किसके राज्य में स्थित था? चंद्र के साम्राज्य में। और विद्वानों ने इसी जो चंद्र है, विद्वानों में इसी चंद्र के विषय में मतभेद भी है, किंतु अधिकांश जो विद्वान है इस चंद्र का जो समीकरण है वो किससे करते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड से। इन्हीं के समय में फाहियान, चीन का यात्री था फाहियान, इस फाहियान ने यात्रा की थी 399 से 414 ईस्वी के मध्य भारत की। ये एक बौद्ध भिक्षु था। फाहियान कौन था? बौद्ध भिक्षु। फाहियान एक बौद्ध भिक्षु था जो महात्मा बुद्ध की कर्म भूमि देखने के उद्देश्य से भारत आया था। और 399 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आता है। किस मार्ग से आता है? स्थल मार्ग से। और 414 में वापस लौट जाता है। कहाँ से? ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है, और ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ है? बंगाल से जलमार्ग के द्वारा वापस चीन लौट जाता है। और इसी फाहियान का जो यात्रा विवरण है, फाहियान का जो यात्रा विवरण है वो कौन सा है? फोकाकी,
फोकाकी। यात्रा विवरण का नाम क्या है? फोकाकी जो नामक ग्रंथ है इसमें संकलित है यात्रा का वर्णन। उसने अपनी जो यात्रा है इसके विवरण में समकालीन जो भारतीय राजा है उनका उल्लेख नहीं किया है, यानी जो यात्रा की इन्होंने उस यात्रा के समय में कौन शासक थे इनके बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता है। अब बात करें चंद्रगुप्त सेकंड के गंगा और जो यमुना है, गंगा नदी और जो यमुना का मैदानी क्षेत्र है, गंगा और यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है इसको उस समय में क्या कहा जाता था? मध्य देश। मध्य देश। गंगा नदी और यमुना नदी का जो दोआब क्षेत्र है इसे उस समय में मध्य देश बोला जाता था। और उन्हीं के अनुसार इसी फोकाकी में लिखा हुआ है कि जो मध्य देश था यह ब्राह्मणों का देश था, ब्राह्मणों का देश था, ये लिखा हुआ है। और मध्य देश के जो लोग थे वो सरल और सात्विक प्रकृति के थे, यानी मांस वगैरह का सेवन नहीं करते थे। साथ ही में यह लोग प्याज और लहसुन का उपयोग भी नहीं करते थे। ये बात लिखी गई है फोकाकी में, प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करते थे। केवल उस समय में वहां की जो चांडाल जाति थी, ये चांडाल जाति मांस मदिरा का सेवन करती थी, इसलिए वो नगरों से बाहर रहती थी ये चांडाल जाति। और जब भी ये नगर में प्रवेश करते थे तो डंडों से जमीन को पीटते थे, ये लिखा हुआ है, ताकि लोग उनके स्पर्श से बच सके। बात करते हैं नेक्स्ट शासक की। अगला शासक है कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट ने शासन किया था 415 से लेकर के 455 ईस्वी तक, और इनकी उपाधि क्या थी? महेंद्रादित्य। उपाधि का नाम क्या था? महेंद्रादित्य। उपाधि के बारे में पूछा जा सकता है। कुमारगुप्त फर्स्ट की उपाधि क्या थी? महेंद्रादित्य। इन्होंने शासन 415 से 455 ईस्वी तक किया। इन्होंने कोई नई विजय प्राप्त नहीं की थी, यानी कोई नई विजय प्राप्त नहीं की थी इस कुमारगुप्त ने। लेकिन इनके शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? इनके पूर्वजों से जो साम्राज्य मिला हुआ था, पूर्वजों से जो साम्राज्य मिला हुआ था उसको यथावत इन्होंने सुरक्षित रखा। स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है, भीतरी अभिलेख, और ये किसके समय का है? स्कंदगुप्त का। इनके अनुसार, भीतरी अभिलेख के अनुसार इनके शासन के काल के अंतिम जो वर्ष थे, यानी इनके शासन काल का जो अंतिम वर्ष था लगभग 454 से 55 का जो समय था, नर्मदा नदी के मुहाने पर, कौन सी नदी के मुहाने या तट पर? नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित जो मेक्कल राज्य था, राज्य का नाम क्या था? मेक्कल राज्य। इस मेक्कल राज्य की जो पुष्यमित्र जाति थी, एक जाति निवास करती थी और जाति का नाम क्या था? पुष्यमित्र जाति। इस पुष्यमित्र जाति ने मगध पर आक्रमण किया था, जहां का शासक कौन था? कुमारगुप्त फर्स्ट, जिसे स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया था। यानी इनका पुत्र था स्कंदगुप्त, इन्होंने उनका जो आक्रमण किया था इनको विफल कर दिया था। किंतु विजय की सूचना मिलने से पूर्व ही कुमारगुप्त की मृत्यु हो जाती है। यानी स्कंदगुप्त है वो विजय होकर आता है, लेकिन विजय की सूचना मिलने से पूर्व ही कुमारगुप्त की मृत्यु हो जाती है। कुमार जो गुप्त है इसने कार्तिकीय प्रकार के इनके जो कार्तिकीय प्रकार के सिक्के हैं उनसे प्रतीत होता है कि इन्होंने कुमारगुप्त ने अपना जो राज चिन्ह था, इनका जो राज चिन्ह था गरुड़, पहले क्या था? गरुड़। राज चिन्ह पर गरुड़ अंकित था। इस गरुड़ की जगह इन्होंने मोर को अंकित किया। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि गरुड़ मोर प्रकार का जो राज चिन्ह है वो किसने जारी किया था? तो कुमारगुप्त ने। और इससे पहले क्या था? गरुड़ अंकित होता था, उस गरुड़ की जगह इन्होंने मोर को अंकित किया। बात करते हैं इन्हीं के शासन काल में हेवनशांग। तो हेवनशांग के अनुसार शक्रादित्य नामक शासक ने नालंदा विहार की स्थापना की थी। ये बात किसने की है? कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में हेवनशांग ने कहा है। चूंकि शक्रादित्य महेंद्रादित्य का पर्यायवाची है, अब जो शक्रादित्य है वो महेंद्रादित्य का क्या है? पर्यायवाची है। और महेंद्रादित्य की जो उपाधि है ये किसने ग्रहण की थी? कुमारगुप्त फर्स्ट ने। अर्थात इससे यह प्रतीत होता है कि नालंदा जो
विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना भी किसने की थी? कुमारगुप्त ने। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने। बात करते हैं नेक्स्ट शासक की।